पोको X3 या फिर X3 Pro हमारे पास आया हुआ है डेड कंडीशन में। मॉडल से और नहीं है, बैक पैनल से और फ्रंट से पोको X3 और X3 Pro सेम ही दिखते हैं। फिलहाल इस फ़ोन को चालू तो करना है, लेकिन डेटा के साथ में चालू करना है। कस्टमर को डेटा चाहिए इसमें। देखते हैं प्रॉब्लम किस सेक्शन से निकल के आता है, डायग्नोस करते हैं और विथ डेटा इसको चालू करने का ट्राई करते हैं। बोर्ड बिल्कुल फ्रेश ही नज़र आ रहा है फ्रंट से। एक बार बैक साइड से भी देख लेते हैं। फिलहाल तो मैं कैमरे को बाहर कर लेता हूँ। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में भी बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है, आप देख सकते हो। किसी ने अभी तक काम वगैरह नहीं किया हुआ है। चलिए फटाफट ट्रेस करते हैं और टेस्ट करके देखते हैं प्रॉब्लम किस सेक्शन से निकल के आता है। और अगर ये फ़ोन X3 रहा तो X3 में ये सिंगल ही CPU है, मतलब इसमें X3 में डुअल डेकर नहीं आता। और अगर ये X3 Pro हुआ तो X3 Pro में ये डुअल डेकर आता है। फिलहाल यहाँ पे DC में गौर करिए। बूटिंग देख लेते एक बार क्या बूटिंग है। DC में जो बूटिंग है हमारा वो 145 के समथिंग स्टक है। ध्यान से देखिए एक बार, फिर से मैं DC ऑफ कर रहा हूँ और DC को फिर से ऑन कर रहा हूँ। इसमें जो बूटिंग है ये 147 पे जाके ये स्टक है। ओके, अभी तक का जो पोको X3 Pro है जिसमें कि डुअल डेकर आता है उसमें ये बूटिंग ज़्यादातर देखने को मिलती है। और मेरे को भी लग रहा है कि ये फ़ोन पोको X3 Pro ही है, लेकिन अभी तक इसका सील्ड वगैरह उखड़ा नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बार हम इसको सील्ड हटा के देख लेते हैं कि ये मॉडल कौन सा है। ये X3 Pro ही है जिसमें कि डुअल डेकर आता है, अब देख सकते हो। चलिए पिछली स्टैंड में लगा लेते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसका हम डुअल डेकर CPU और रैम को रिवॉल्व करते हैं। इसमें जो स्टक का इशू आता है ज़्यादातर ये प्रॉब्लम CPU और रैम का कनेक्शन आपस में नहीं बनता, जिसकी वजह से ये आता है। तो इसको हम सबसे पहले तो एक बार रिवॉल्व करके देखेंगे। कई बार ऐसे जो बूटिंग है वो UFS की वजह से भी देखने को मिलता है, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे रैम और CPU को ही रिवॉल्व करेंगे क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है इस मॉडल में। CPU और रैम ड्राई हो जाना और उसके बाद जो बूटिंग है वो स्टक हो जाना। चल चलिए फटाफट इसको हम रिवॉल्व करते हैं बिना देरी किए हुए।
एक साइड से सबसे पहले हमको रैम को रिमूव कर लेनी है, और रैम रिमूव करने के बाद हम CPU के अपर साइड का ग्लू क्लीन करेंगे, और उसके बाद देन हम CPU को निकालेंगे। रैम यहाँ पे सैमसंग की लगी पड़ी है, आप देख सकते हो। रैम को रिमूव करते टाइम ध्यान देनी है, CPU में ब्लेड नहीं जानी चाहिए। कई बार CPU में ब्लेड चली जाती है और CPU डैमेज हो जाता है। ये हमारी रैम बाहर हो गई है। सबसे पहला काम यहाँ पे CPU का अपर वाला जो हिस्सा है, इसको हमको अभी क्लीन कर लेनी होगी, वरना बाद में चल के ये जल्दी क्लीन नहीं होते। और CPU पे यदि आप हीट मार के बाद में प्रेशर देके इसको साफ़ करते हो तो CPU को बैंड होने के भी चांसेस रहते हैं। सेफ यही है कि यहाँ पे आप पहले ही इसको क्लीन कर लीजिए, ताकि बाद में सिर्फ CPU का लोअर वाला पार्ट क्लीन करना रहेगा। चलिए, CPU का अपर वाला जो पार्ट है वो क्लीन हो गया। अभी हमको CPU को निकालने हैं।
सीपीयू को भी मैंने बाहर कर दिया, देख सकते हो आप। सबसे पहले बोर्ड को क्लीन कराएंगे। चलिए बोर्ड हमारा क्लीन हो गया और फटाफट हम बिना देरी किए हुए सीपीयू और रैम को क्लीन करेंगे।
फैन को क्लीन कर लेंगे। सीपीयू बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, वरना फिर सीपीयू रिवॉल्व नहीं होगा और ये बैठेगा नहीं, फिर फ़ोन चालू नहीं होगा। थोड़े बहुत यहाँ पे ग्लू लगे हुए हैं जो कि अभी निकले नहीं है, इसको हम एक बार क्लीन कर लेंगे अच्छे तरीके से, वरना बाद में चल के इशू करते हैं।
चलिए हम एक बार तार वाला ब्रश लगा के हल्के हल्के हाथों से इसको साफ़ कर लेते, जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी ग्लू होगी ये ब्रश चलाने के बाद बिल्कुल भी क्लीन हो जाएगी। और ब्रश यहाँ पे ध्यान देना है कि काफ़ी प्रेशर दे के ब्रश से साफ़ नहीं करना है, वरना फिर CPU हमारा छिल जाएगा। चलिए ये हो गया हमारा CPU क्लीन। और जो थोड़े बहुत माइनर ग्लू लगे हैं यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं, बाद में चल के इशू ना करे। चलिए क्लीन है। रिवॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले हम CPU को, उसके बाद हम रैम वगैरह को देखेंगे बाद में। रख दो भाई, मैं बाद में देखता हूँ, उसको वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है भाई। हमारी जो PPD है वो काफ़ी, इसमें आप देखिए, इसको हमको एक बार क्लॉथ से थोड़ा सा सुखा लेना चाहिए था, बट हमने इसको सुखाया नहीं, ज़्यादा गीली है। तो कभी कभार ज़्यादा गीली होने के बावजूद क्या करता है, ये दिक्कत करता है, रिवॉल्विंग फेल हो जाता है कई बार। अगर ज़्यादा गीली हुआ तो दिक्कत करता है। कोई ना, सब सही है। अगर आप नया PPD यूज कर रहे हो, निकाल रहे हो डब्बी में से, तो आपको एक काम करना है, उसको क्लॉथ से या फिर टिश्यू से सुखा लेना है। ज़्यादा गीली भी PPD अप्लाई करना सही नहीं है। कोने का एक बॉल छोटा रह गया। रीज़न ये है कि हमारी जो स्टेंसिल है वो कोने से थोड़ी सी बैंड है। ओके, कोने से थोड़ी सी बैंड है और वहाँ पे कम ग्लू गया, तो हम एक काम करते हैं,
कुछ नहीं करना, दोबारा से आपको रिवॉल्व नहीं करना है। छोटा सा आपको एक काम करना है, बस कहीं एक जगह से आपको छोटा सा ले लेना है ऐसे बॉल, और इसको लेके आपको एक काम करना है, सीपीयू रख कर वहाँ पे हीट मार देना लगा के, ख़त्म ऐसे। उसके लिए आपको फिर से रिवॉल्व करने का कोई नीड नहीं है, आपका टाइम ज़्यादा लॉस होगा। ओके डन है। चलिए एक बार हम इसको अलाइनमेंट दे देते हैं। चलिए बिठा लेते हैं सीपीयू को, और सीपीयू बिठाने से पहले एक काम करना है, जो कि सबसे खास चीज़, इसका बूटिंग लेना है सीपीयू और रैम के बाहर होने के बाद। ये ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है, कई बार ये होता है सीपीयू और रैम निकालते टाइम कुछ ना कुछ चीज़ें कई बार लीक हो जाती है, जिसकी वजह से विदाउट सीपीयू और रैम भी हाई बूटिंग बनने लगते हैं। तो उस कंडीशन में आप सीपीयू रिवॉल्व भी कर दोगे तो आपका फ़ोन चालू नहीं होगा, चाहे आप 1000 बार रिवॉल्व कर दो, जब तक आप उस शॉर्टिंग को नहीं निकालोगे। तो ये चीज़ें खास ध्यान रखना अभी के सभी के फ़ोन में, या पहले के भी फ़ोन में, जो भी हो, ताकि वन टाइम में रिजल्ट मिले। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने डीसी कनेक्ट किया, पावर बटन दबा रहा हूँ, 18-20 का रीडिंग है। ओके चलिए थोड़ा सा एक बार बोर्ड को हम और एक बार क्लीन कर लेते हैं लगाने से पहले। आजू बाजू के जो कंपोनेंट्स में हैं कुछ लगे पड़े हैं। ओके रोजिन लगा लेते हैं हम।
इसका अलाइनमेंट कर लेंगे सही जगह पे। चलिए सीपीयू का अलाइनमेंट हो गया। सीपीयू हमारी बैठ गई है, एक बार हम फाइनल टच देते हैं। चलिए हम पोर्ट चेक कर लेते हैं। अगर पोर्ट बन जाता है, सीपीयू बैठ जाती है, तो हम क्या करेंगे, रैम को इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पे मैं डिवाइस मैनेजर ओपन कर रहा हूँ। चलिए मैं केबल लगा देता हूँ यहाँ पे। वेट करेंगे थोड़ा। फिलहाल यहाँ पे पोर्ट नहीं दिखा रहा है सिस्टम में, तो एक बार हम डीसी रीडिंग को ले लेंगे। पोर्ट नहीं बन रहा है, अभी हम डीसी रीडिंग को ले रहे हैं। कई बार यह होता है कि पोर्ट नहीं बनते बट डीसी रीडिंग के हिसाब से सीपीयू बैठ जाते हैं। डीसी रीडिंग में यहाँ पे कोई भी रीडिंग दिखा नहीं रहा है।
कोई लाइन तो शॉर्ट नहीं हो गई, एक बार हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पे सीपीयू को उठा रहा हूँ वापस से मैं, कुछ इश्यू हुआ है। इसमें पेस्ट ज़्यादा चला गया था, ये प्रॉपर बैठा नहीं था। कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने वाली चीज़ें नहीं है इसमें। वापस हम सीपीयू को बिठा देंगे। ऐसे सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं होना है। वापस से आपको सीपीयू रिवॉल्व कर देना है, प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू बचा रह गया था, तो मैं इसको वापस से निकाल ले रहा हूँ। वापस एक बार हम बूटिंग ले लेंगे, क्योंकि सीपीयू लगाने के बाद कोई बूटिंग नहीं आया था। एक सेकंड, नीचे कोई वायर शॉर्ट हो रहा है। मे भी ये भी हो सकता है कि यहाँ पे देखिए बूट केबल का वायर टूट गया, और मे भी सीपीयू ओके बैठा हो और ये बूट केबल ख़राब हो जाने के कारण हमको बूटिंग देखने को नहीं मिला। तो ये भी एक चीज़ रीज़न हो सकता है कि सीपीयू उस पर परफेक्ट बैठा हो, लेकिन ये वायर टूटने की वजह से हमको बूटिंग देखने को नहीं मिला था। तो मे भी सीपीयू ओके रिवॉल्व हुआ हो और हमने इसको ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि मे भी सीपीयू प्रॉपर बैठा नहीं है। तो एक काम करते हैं, वापस इसको एक बार
फिक्स करके वापस से CPU रिवॉल्व कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ओके मे भी यही रीजन रहा होगा। बूटिंग चेक कर लेते हैं। बूटिंग जो है हमारा 17-20 वही बूटिंग है। आई थिंक मेरे हिसाब से वो CPU भी ओके ही बैठा था, बूटिंग नहीं मिला और पोर्ट नहीं बना, जिसकी वजह से हमने CPU को वापस से निकाल दिया। ये हमने गलत किया। एक बार हमको वायर कनेक्ट करके देखना चाहिए था वहाँ पे। और कई बार इस CPU में पोर्ट नहीं बनते, अगर आप सिस्टम से पोर्ट चेक करते हो तो कई बार पोर्ट नहीं बनते, तो एक बार आपको बूटिंग का जजमेंट लेना ज़रूरी हो जाता है। और जो मैंने लिया उस टाइम पे बूट केवल मेरा वही ख़राब होना था और ख़राब हो गया, जिसकी वजह से नो बूटिंग आया था। कोई ना, फिर से रिवॉल्व कर लेते हैं। जो भी रीजन रहा होगा इस बार फिक्स कर लेते हैं। और इस बार हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेंसिल ले लेते हैं CPU का, क्योंकि वो जो स्टेंसिल था माइनर मुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से दिक्कत हुआ था। कोने में एक बॉल छोटा रह गया था। चलिए रिवॉल्विंग डन है। बिना देरी किए हुए हम CPU बिठाते हैं।
ये हमारा यहाँ पे जो रोजिन पेस्ट है वो कुछ ज़्यादा ही मात्रा में चू गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सीपीयू को उठा दे रहा है। चल अलाइनमेंट कर लेते हैं इसको। चलिए सीपीयू बैठ गया हमारा, फाइनल टच दे देते हैं। चलिए बूटिंग चेक करेंगे वापस से सीपीयू का। डीसी में गौर करिए, डीसी में जो रीडिंग है यहाँ पे देखिए 216 215 कर रहा है। ओके, कई बार ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि जो विदाउट रैम हमारी जो बूटिंग है वो स्टक हो जाती है, लेकिन यहाँ पे स्टक नहीं हो रहा है और सीपीयू भी परफेक्ट तरीके से बैठा है। तो हम आगे का काम करेंगे जो कि रैम को रिवॉल्व करके लगाना है।
डॉट लोकेशन देखते हुए हमको इसको इंस्टॉल करना है। रैम को उसके सही जगह पे रख के इंस्टॉल करेंगे। माइनर भी अगर इधर उधर रहा तो फिर फ़ोन चालू नहीं होगा। ओनली हम रैम को हिलाएंगे, यहाँ पे फाइनल टच देंगे। चलिए, हमने सीपीयू और रैम को रिबॉल कर दिया और बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा करते हैं और इसको चेक करते हैं। बैटरी का लेवल भी चेक कर लेते हैं एक बार। बैटरी का जो लेवल है 3.3 है। काम बन सकता है अपना, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको बूस्ट कर लेते हैं जब तक बोर्ड ठंडा होता है। चलिए चेक कर लेते हैं। चलिए, बोर्ड हमारा वो चालू हो गया, देख सकते हो आप। बैटरी थोड़ा सा डीप में है तो इसको हमको थोड़ा सा
चार्ज करना पड़ेगा। बाकी ये फ़ोन चालू हो गया है, रिजल्ट आपके सामने है। फर्स्ट टाइम जो हमने CPU रिवॉल्व करा था उस टाइम भी CPU सही रिवॉल्व हुआ था, बट उस टाइम पे जो मेरा DC का जो बूट केबल होता है वो बूट केबल बाई मिस्टेक एक वायर है वो कट गया, टूट के बाहर आ गया, जिसके वजह से नो बूटिंग आ गया। तो मैंने सोचा कि मे बी कुछ CPU में कुछ हुआ हो या सही से बैठा ना हो CPU, तो मैंने दोबारा CPU निकाल दिया। उसकी वजह से थोड़ा सा अपना टाइम वेस्ट हुआ। बाकी ये फ़ोन कभी हो जाता, फ़िलहाल कोई नहीं। रिजल्ट आपके सामने, 1% बैटरी चार्ज है। पावर ऑन करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं 1% पे हो जाता है तो ठीक है, वरना थोड़ा सा चार्ज करेंगे। 1% पे नहीं होगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। चलिए, फ़ोन में सेकंड लोगो आया MIUI का। और ये जो फ़ोन ऑन हुआ अभी, ये विथ डेटा कस्टमर का चालू किया मैंने, नो डेटा लॉस। रिजल्ट आप देख सकते हो। ओके, कस्टमर का पासवर्ड लगा जो कि अपने को पता नहीं है। ठीक है, चलिए बोर्ड भी मैं फिर से दिखा दूं जो कि मैंने रिवॉल्व किया है। ये रहा बोर्ड, आप देख सकते हो, जिसको हमने रिवॉल्व किया है। और माइक्रोस्कोप पे भी आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बार देख लो इसको, वही बोर्ड है। ठीक है, तो कई बार ये होता है कि अभी के जो क्वालकॉम वाले CPU है उसमें भी स्टक वाला जो बूटिंग है वो देखने को नहीं मिलता है। तो एक बार हम को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर CPU आपने ओके बिठाया है तो फ़ोन चालू होना ही है। बाकी आप आगे का काम कर लो, अभी नहीं कि उसी को आप स्टक वाला सोच के थ्योरी आप बार बार उसी को CPU रिवॉल्व करते रहो। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा वीडियो से। बाकी बने रहिए, आगे भी आपको अपडेट मिलेगा, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू।